हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम लोग सीएमए फाउंडेशन अकाउंट्स का एक प्रैक्टिस टेस्ट पेपर डिस्कस करेंगे। ये पेपर है आपके बच्चों कैश बुक, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एंड डेप्रिसिएशन चैप्टर से। इसमें टोटल 25 एमसीक्यूज हैं एंड आपके पेपर पैटर्न के हिसाब से हर एमसीक्यू की 2 मार्क्स की वेटेज है, तो अकॉर्डिंगली ये 50 मार्क्स का आप कह सकते हो पेपर बन जाता है। हालांकि यहां पे आपको याद रखना है कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पेपर पैटर्न के हिसाब से अगर आपके 25 एमसीक्यूज हैं तो इसमें जो टाइम अलाउड रहना चाहिए वो रहना चाहिए 1 घंटे का। मतलब ये पेपर अगर आप खुद से करेंगे तो आपका मैक्सिमम 1 घंटे में पूरा हो जाना चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलिए तो फटाफट से एक एक करके सारे क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, अ कैश बुक डैश। तो फिल इन द ब्लैंक से क्या क्या ऑप्शंस है। परफॉर्म्स द फंक्शंस ऑफ बोथ जर्नल एंड लेजर एट द सेम टाइम। एक कैश बुक जर्नल और लेजर दोनों का काम करता है। बी कहता है रिकॉर्ड्स ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस दैट इज कैश। तो सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस दिखते हैं हमें कैश बुक में। सी कहता है रिकॉर्ड्स ऑल कैश ट्रांजैक्शंस क्रोनोलॉजिकली। सारे कैश ट्रांजैक्शंस क्रोनोलॉजिकली रिकॉर्ड होते हैं। और डी है ऑल ऑफ द अबव। तो अगर आप नोट करोगे तो यहां पे ए बी सी जो तीनों स्टेटमेंट्स है तीनों बिल्कुल ठीक लिख रखी हैं कि भाई कैश बुक जर्नल और लेजर दोनों का काम करता है। कैश बुक में सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस आती यानी कि क्रेडिट ट्रांजैक्शंस नहीं आती। सी में ट्रांजैक्शंस क्रोनोलॉजिकली यानी डेट वाइज रिकॉर्ड होती है। तो तीनों बात ठीक है। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ द अबव। सारी स्टेटमेंट्स करेक्ट है। ठीक है, चलिए तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा बच्चों, अगर आप पहली बार मतलब इस तरह के क्वेश्चंस कर रहे हो या इस तरह के टेस्ट दे रहे हो तो आप अपने आप को मार्क्स जरूर देते हुए चलना कि भाई हमने क्या सोचा था और सही जवाब क्या निकला। ठीक है, तो यह भी आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 2, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कंपेयर्स अ बैंक स्टेटमेंट विद। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में बैंक स्टेटमेंट या फिर क्वेश्चन यहां पे पासबुक भी बोल सकता है, इसको हम किससे कंपेयर करते हैं। तो आपको तो बस कॉन्सेप्चुअली सोचना है भाई, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में हम लोग रिकंसाइल करते हैं बैंक स्टेटमेंट विद बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक या फिर बैंक बुक। तो ये हमने कॉन्सेप्ट में डिस्कस भी कर रखा है। बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक या बैंक बुक से हम लोग कंपेयर करते हैं। तो आपको इन दोनों में से की तलाश करनी है अपने ऑप्शंस में। तो झांक के देख लो कि ये भाई कहां पे दिख रहा है आपको। तो देखो डी में मुझे दिख गया बैंक बुक। तो इसका सही जवाब है डी, बैंक बुक। एलिमिनेशन से भी आप इसको सही कर सकते हो। कैश पेमेंट जर्नल, भाई ऐसे नाम से तो कोई बुक होती ही नहीं। सिमिलरली कैश रिसिप्ट जर्नल, ऐसे नाम से कोई बुक होती ही नहीं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट से तो भाई बिल्कुल भी कंपेयर नहीं करते। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो मतलब फाइनल अकाउंट्स है, बिल्कुल एंड में जो बनता है, तो उससे तो भाई हम बिल्कुल भी कंपेयर नहीं करते। तो ऐसे भी आप इसको एलिमिनेशन करके डी ऑप्शन टिक कर सकते हो। राइट, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, द टोटल ऑफ डिस्काउंट कॉलम ऑन द डेबिट साइड ऑफ कैश बुक इज पोस्टेड इन व्हाट। तो आपको पता है आपके ट्रिपल कॉलम कैश बुक में मोस्टली डिस्काउंट कॉलम दिखता है। तो कह रहा है भाई उसमें जो टोटल ऑफ डेबिट कॉलम होता है, तो आप जो डिस्काउंट कॉलम बनाते हो डेबिट साइड पे कैश बुक के, इसका जो टोटल आता है इसको आप कहां ट्रांसफर करते हो, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो पहले तो भाई क्योंकि अब क्वेश्चन आ गया तो मैं आपको साथ साथ एक बार रिकलेक्ट भी कराते रहूंगा सारे पॉइंट्स कि भाई कैश बुक में जो डेबिट साइड का डिस्काउंट कॉलम और क्रेडिट साइड का डिस्काउंट कॉलम है, इसका कभी भी बैलेंस नहीं करते, याद रखना है आपको हमेशा। इनका बस टोटल करके हम लोग छोड़ देते हैं। तो डेबिट साइड पे जो डिस्काउंट कॉलम आता है बच्चों, तो वो होता है डिस्काउंट अलाउड। बेसिकली मतलब हमारा एक्सपेंस डेबिट है ना, तो एक्सपेंस डेबिट होता है, तो ये बेसिकली डिस्काउंट अलाउड है। तो इसका जो टोटल है अकॉर्डिंगली हम लोग कहां ट्रांसफर करेंगे, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में। वो भी कौन सी साइड ट्रांसफर करेंगे, भाई एक्सपेंस है, एक्सपेंस क्या होता है, डेबिट होता है, तो इसको डेबिट साइड में करेंगे। तो आपको डिस्काउंट अलाउड अकाउंट के डेबिट साइड पे इसको ट्रांसफर करना है या पोस्ट करना है, मैं कह सकता हूं। तो ढूंढ लो, डेबिट साइड ऑफ डिस्काउंट रिसीव्ड गलत है, क्रेडिट साइड ऑफ डिस्काउंट रिसीव्ड गलत है। तो डिस्काउंट रिसीव वाले तो ऑप्शन वैसे ही गलत हो गए। अब डिस्काउंट अलाउड में देख लो, डी में उसने बोल रखा है क्रेडिट साइड ऑफ डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, तो ये भी गलत है क्योंकि आप
डेबिट साइड में डालोगे तो इसका ऑप्शन सी मिल गया मुझे, डेबिट साइड ऑफ डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है द वैल्यू ऑफ फर्नीचर ऑन 1 अप्रैल 2008 इज ₹80,000। तो ये फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस है। फर्नीचर परचेज ड्यूरिंग द ईयर वॉज ₹40,000। तो ड्यूरिंग द ईयर हमने 40,000 की फर्नीचर परचेज करी। ठीक है जी। ड्यूरिंग द ईयर सम फर्नीचर वॉज सोल्ड एट ₹15,000 एंड अ लॉस ऑफ ₹5,000 अकर्ड। कह रहे ड्यूरिंग द ईयर हमने कोई फर्नीचर 15,000 की बेची। तो ये आपको क्या बता रहा है बच्चों, ये आपको सेल वैल्यू बता रहा है। ये 15,000 क्या बताई आपको, ये सेल वैल्यू बताई, और बता रहे कि ये जो हमने बेची ये हमने 5,000 रुपए के नुकसान में बेची। द वैल्यू ऑफ फर्नीचर ऑन 31 मार्च 2009 वॉज ₹70,000। तो यहां 1 अप्रैल का बैलेंस था, ये ओपनिंग बैलेंस था। यहां 31 मार्च का बैलेंस है तो ये क्लोजिंग बैलेंस होगा। डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर 2008-9 विल बी। तो बेसिकली पूछ रहा है कि फर्नीचर में इसका मतलब कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करा मैंने ड्यूरिंग द ईयर, ये आपसे पूछ रहा है। तो ये अच्छा सवाल है, इस पे मैं स्टार बना देता हूं। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप रफ में एक फर्नीचर अकाउंट बना सकते हो। ठीक है, तो ध्यान रखना है भाई, ये एमसीक्यू है तो आपको कोई इस वक्त फॉर्मेट वगैरह में ध्यान नहीं देना, आपको बस रफ वर्क करके जल्दी से जल्दी आंसर निकालना है। तो रफ रफ सा आप एक फर्नीचर अकाउंट बना लो। तो क्या होता है भाई, एक तो हम बैलेंस बीडी लेते हैं यहां पे ओपनिंग बैलेंस, तो ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 80,000 का। इसके बाद फिर सवाल ने बोला कि हमने ड्यूरिंग द ईयर कुछ फर्नीचर परचेज करा 40,000 का। तो 40,000 या डेबिट साइड में आ जाता है टू बैंक करके, ये परचेज आ गई। फिर कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर हमने फर्नीचर बेचा भी 15,000 का 5,000 के लॉस में। तो ये हम कैसे दिखाते हैं एसेट अकाउंट में, यहां पहले सेल दिखाते हैं बाय बैंक, इसमें सेल वैल्यू दिखाते हैं 15,000, और अगर लॉस है तो हम यहां पे बाय पीएनएल लॉस करके दिखाते हैं। तो यहां है 5,000 का लॉस। अगर गेन होता तो हम डेबिट साइड पे दिखा दे पीएनएल गेन करके, बट यहां तो है नहीं, तो बस मतलब ये तो बस बता रहा हूं कि ऐसे आता। ठीक है, इसके बाद और क्या बताया सवाल ने, इसके बाद उसने आपको क्लोजिंग बैलेंस बता दिया 70,000 का। तो यहां बैलेंस बीडी आ गया 70,000 क्लोजिंग, दैट्स इट। तो अगर आप बच्चों नोट करोगे, ये जो आपका मोटा मोटा जो फर्नीचर अकाउंट बना, ये पूरा अकाउंट बन गया। सिर्फ इसमें एक चीज नहीं आई, क्रेडिट साइड पे एक डेप्रिसिएशन हम डालते, ये नहीं आया। सो दिस इज द मिसिंग फिगर, ये एक मिसिंग फिगर है। तो बस अब क्या काम बचा, अगर ये समझ आ गया तो आपको ये भी समझ आ गया होगा कि ये तो आपको एज अ बैलेंसिंग फिगर निकालना होगा, ये मिसिंग फिगर है बस। तो टोटल आ गया 1,20,000। इसमें देख लो बैलेंसिंग फिगर क्या बच रहा है, तो कितना बैलेंसिंग फिगर बच रहा है 2090, ये आई थिंक 30,000 का बैलेंसिंग फिगर बच रहा है, 30,000 का। तो देखना जरा क्या इसमें कोई 30,000 के नाम से कोई ऑप्शन है। हाँ सर है, ये रहा सी में दिख रहा है हमको 30,000। तो इसका जवाब हो गया 30,000। बच्चों इसलिए पता है, अगर आपको नोट किया होगा, इसलिए मैं जब क्वेश्चंस कराता हूं अपनी क्लास वगैरह में, आपकी किताब में अगर आप नोट करोगे तो प्रॉपर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी दे रखे हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, एमसीक्यूज तो दे ही रखे हैं। तो हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिकल सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करते हैं इसी रीजन से। उसी तरह से अगर आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप कर लोगे, उसकी प्रैक्टिस डाल दोगे, तो एमसीक्यू में हर वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका एक प्रकार का क्या बन गया, एक सब्जेक्टिव था। अगर आपने सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल्स में अकाउंट बना रखे होंगे, इसकी प्रैक्टिस होगी, तो आप ये आराम से कर लोगे। अगर आप मन में सोचोगे नहीं हम तो सिर्फ एमसीक्यू के लिए पढ़ेंगे, सिर्फ छोटे छोटे पॉइंट्स पढ़ेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चंस पढ़ोगे, तो फिर आपको दिक्कत आएगी। तो इसलिए आप जब पढ़ाई करो, एमसीक्यू की पढ़ाई भी कर रहे हो, तो भी आपको अपने कॉन्सेप्ट में, अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान देना है कि भाई क्या हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, क्योंकि उन्हीं क्वेश्चंस में से निकाल निकाल के एमसीक्यूज बनते हैं, ये मैं कई बार बताता हूं। ठीक है, तो आपको समझ आ रहा होगा कि कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन के साथ साथ इस तरह के क्वेश्चन भी बन सकते हैं। ठीक है सर, आओ क्वेश्चन नंबर 5 कहता है अमोर्टाइजेशन रेफर्स टू राइटिंग ऑफ व्हाट। तो अमोर्टाइजेशन जब बोला तो अमोर्टाइजेशन का क्या मतलब होता है, तो अमोर्टाइजेशन का मतलब हमेशा आप याद रखना, अमोर्टाइजेशन इज रिलेटेड टू इनटैंजिबल एसेट, ये बात याद रखना। ठीक है, तो वैसे पता होनी चाहिए, बट नहीं पता तो याद रखना, अमोर्टाइजेशन जब भी बोलते हैं तो हम इनटैंजिबल एसेट की वैल्यू की भी गिरावट करते हैं। तो आपको कौन सा ऑप्शन ढूंढना है, इनटैंजिबल एसेट। तो ये रहा सी ऑप्शन में दिख गया इनटैंजिबल एसेट।
तो देखो डिप्लीटिंग एसेट एंड वेस्टिंग एसेट ये टेक्निकली तो सेम है, और जब डिप्लीटिंग एसेट या वेस्टिंग एसेट्स को हम लोग राइट ऑफ करते हैं तो उसको हम लोग डिप्लीशन बोलते हैं, ठीक है, तो उसको हम वैसे बोलते हैं डिप्लीशन। और फिक्टिशियस एसेट्स तो मतलब वैसे भी बेकार का कॉन्सेप्ट है टेक्निकली, तो वो तो वैसे ही छोड़ दो। तो इसमें क्या ऑप्शन बन गया आपका, इंटेंजिबल एसेट्स, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है अ ट्रेडर परचेज्ड अ मशीनरी फॉर ₹10,000 इन जनवरी, depreciation is charged at 25% diminishing balance. At the end of third year, it was sold for 1,000 rupees. तो प्रॉफिट और लॉस बताना है सेल पे क्या हुआ। तो सिंपल है भाई, किसी एक डेट पे जनवरी में हमने 10,000 की मशीनरी खरीदी, इस पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं 25%, WDB मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस में बोले तो WDB मेथड। 3 साल बाद, एंड ऑफ थर्ड ईयर मतलब 3 साल बाद हमने इसको 1,000 रुपए में बेच दिया। तो आपको बताना है भाई प्रॉफिट या लॉस कितना आया। तो बहुत सिंपल है भाई, इस तरह का हम लोग कॉन्सेप्चुअल एग्जांपल करते हैं। तो ऐसे देखो बहुत सिंपल है, कॉस्ट देखो 10,000 रुपीज की है, ठीक है। तो इसमें पहले फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज कर लो, पहले साल का। तो पहले साल आपको पता है जब कोई एसेट पहले साल पे हम लोग खरीदते हैं तो उसमें डेप्रिसिएशन WDB मेथड में भी कॉस्ट पे कैलकुलेट होता है। तो 25% आपको 10,000 का निकालना है, तो ये कितना आ जाएगा 2500, 2500, ठीक है। तो ये कितना बैलेंस बच गया आप 7500। तो ये मेरी WDB हो गई ईयर 1 एंड पे, ईयर 1 एंड पे। फिर सेकेंड ईयर का डिप्रिसिएशन लगाएंगे। अब क्या आपको ध्यान क्या रखना है कि अब क्या WDB मेथड है, तो अब आपको WDB पे डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। तो 7500 WDB है, इसका 25%, तो ये आया 1875। तो अब मेरा WDB कितना बच गया ईयर 2 एंड में, ईयर 2 एंड, तो ये बच गया 5625। और अभी भी मुझे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है लास्ट थर्ड ईयर का, क्योंकि 3 साल बाद बेचा ना, तो थर्ड ईयर का मेरे को डेप्रिसिएशन फिर चार्ज करना है एट द रेट ऑफ 25%। आपके 5625 का 25% निकलेगा, ठीक है, नई WDB का। तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 1406 अराउंड 1406। तो कितनी वैल्यू बच गई 4219। तो ये मेरी WDB बच गई ईयर 3 एंड पे। बस अब इस मशीनरी को मैंने कितने रुपए पे बेच दिया, इस मशीनरी को मैंने 1,000 रुपए पे बेचा। तो मतलब क्या हो गया, एक 4219 रुपीज की मशीनरी मैंने कितने रुपए पे बेची, 1,000 रुपए पे। तो देयरफॉर मेरे को क्या हो गया यहां पे, नुकसान हो गया, नुकसान में बेची कितने का 3219 का, लॉस हो गया 3219, ठीक है। तो फाइनल आंसर मेरा क्या आ गया 3219 लॉस। तो बस ढूंढ लो ये ऑप्शन कहां पे दिख रहा है सर, देखो डी ऑप्शन में दिख रहा है लॉस 3219, ठीक है। तो देखो इस तरह से कितने बढ़िया कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, तो थोड़ा ही काइंड ऑफ डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 तो मिक्स होगा, आपके एग्जाम में भी मिक्स आएंगे क्वेश्चन, कुछ डायरेक्ट भी होंगे, कुछ आपके इस तरह के कैलकुलेशन बेस्ड कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस भी होंगे, ठीक है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन डबल कॉलम कैश बुक। तो डबल कॉलम कैश बुक में कौन सा ट्रांजेक्शन आप रिकॉर्ड नहीं करोगे। तो पहले बात बच्चों याद रखना, डबल कॉलम कैश बुक जब भी बोले तो आपको अपने आप समझ जाना है कि ये कौन से दो कॉलम्स की बात कर रहा है, कैश एंड बैंक। ऑल्दो डबल कॉलम कैश बुक एक और वेराइटी का बन सकता है जिसमें कैश कॉलम एंड डिस्काउंट कॉलम हो, लेकिन वो मतलब जनरली नहीं बनता। जनरली जब डबल कॉलम कैश बुक बोला जाता है तो उसमें कैश एंड बैंक कॉलम होते हैं। तो ये आपको अपने आप समझ जाना है, ठीक है। तो अब दो कैश एंड बैंक कॉलम वाली कैश बुक है, आपको बताने की भाई इन दो कॉलम की कैश बुक में कौन सा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होगा। तो देखो पहला बोला कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, हमने कैश बैंक में डिपॉजिट करा, तो ये तो भाई कैश बुक में आएगा। वैसे ये कॉन्ट्रा एंट्री भी होती है तो ये आएगा कैश बुक में। फिर बी कह रहे गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, मैंने गुड्स विड्रॉ कर लिए पर्सनल यूज के लिए। तो वैसे गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज की जर्नल एंट्री पता है क्या होती है, ये भी आप वैसे पढ़ चुके होंगे। इसकी एंट्री होती है ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ये इसकी जर्नल एंट्री होती है। अगर मैं इसकी जर्नल एंट्री बनाना चाहूं तो नोट करो इस जर्नल एंट्री में दोनों भी साइड डेबिट और क्रेडिट दोनों भी में ना ही कैश आया ना ही बैंक आया,
तो इसका मतलब ये एक नॉन कैश ट्रांजैक्शन हो गई, ये कैश बुक में नहीं आएगी। तो इसका मतलब यही मेरा सही जवाब बन गया बी, कि भाई ये ट्रांजैक्शन मेरे डबल कॉलम कैश बुक में नहीं आएगी। मतलब मजे के लिए मैं बचे हुए दो ऑप्शंस भी पढ़ लेता हूं। सी में उसने बोला था सैलरी पे, तो सैलरी भाई या तो कैश से पे करी होगी या बैंक के थ्रू पे करी होगी, तो ये तो कैश बुक में आएगी। डी में उसने बोला था मशीनरी परचेज फ्रॉम रामू बाय चेक, तो चेक से पेमेंट करके हमने एक मशीनरी परचेज करी, तो चेक पेमेंट मतलब बैंक कॉलम, तो बैंक कॉलम मतलब कैश बुक में आएगा, डबल कॉलम कैश बुक में आएगा, तो ये भी आपका गलत हो गया। तो अकॉर्डिंगली इसका सही जवाब क्या बन गया? बी। ठीक है, चलो क्वेश्चन 8, एक डायरेक्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटर्नल कॉज ऑफ डेप्रिसिएशन? एक्सटर्नल कॉज कौन सा होता है इनमें से डेप्रिसिएशन का? एक्सटर्नल कॉज मतलब वो कॉस्ट जो एक बिजनेस के या एक एंटिटी के कंट्रोल में नहीं होता। ठीक है, तो ऑब्सोलेसेंस, लो पहला ही ऑप्शन दिख गया। ऑब्सोलेसेंस का मतलब क्या होता है? आउटडेशन, जब कोई टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो जाती, जैसे आज के टाइम पे ब्लैकबेरी की जो क्वालिटी वाले कीपैड वाले फोन होते थे, या फिर मोबाइल जो नोकिया के डब्बे फोन होते थे, हालांकि बहुत टिकाऊ फोन होते थे, बट वो जो डब्बे वाले फोन होते थे वो आउटडेटेड है, तो वो ऑब्सोलीट हो चुके हैं। राइट, इवन तो आज के टाइम पे वो बिकते जरूर है, बट वैसे देखा जाए तो वो आउटडेटेड हो चुके हैं। तो ये मेरी कंट्रोल में नहीं है भाई। मार्केट में क्या चल रहा है? पहले डब्बे फोन वाले अच्छे फोन माने जाते थे, फिर क्वालिटी कीपैड वाले आ गए, फिर टच स्क्रीन वाले आ गए, फिर बड़ी स्क्रीन वाले आ गए। तो ये तो भाई मेरे बिजनेस के कंट्रोल में थोड़ी है कि भाई नई टेक्नोलॉजी अगर आ गई मार्केट में तो मैं क्या कर सकता हूं। तो ऑब्सोलेसेंस की वजह से जो डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, तो ये बेसिकली एक कॉज है जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो यही आपका एक एक्सटर्नल कॉज है। वियर एंड टियर एक इंटरनल कॉज होता है, मेरे कंट्रोल में होता है कि भाई मैं कैसे अपने एसेट को यूज कर रहा हूं। फिजिकल डिटोरिएशन ये भी अगेन मतलब मेरे कंट्रोल में होता है कि भाई अगर मैं तो अपना मोबाइल बार बार गिरा रहा हूं तो मेरा फोन खराब हो रहा है जल्दी, तो ये भी मेरी कंट्रोल में, तो ये भी गलत हो गया। और डी तो है ही नहीं, डी तो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था, ऑल ऑफ द अबव। तो यहां पे सही जवाब क्या हो गया? ऑब्सोलेसेंस, दिस इज एन एक्सटर्नल कॉज। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 कहता है बैलेंस एज पर कैश बुक है 5,000 रुपए। ठीक है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट है 2,000, चेक सेंड फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड है 1,500 रुपए। द बैंक हैड रॉन्गली डेबिटेड द अकाउंट ऑफ फर्म बाय ₹20। तो बैंक ने हमारे अकाउंट से कुछ 20 रुपए काट दिए। डेबिटेड द अकाउंट मतलब बैंक जब हमारा अकाउंट डेबिट करता है तो मतलब वो पैसे काट रहा है, तो बैंक ने गलती से कुछ 20 रुपए काट दिए। आपको बताना है पासबुक का बैलेंस क्या है, तो सिंपल एक रफ बीआरएस बनाओ, जवाब आपका आ जाएगा। कैसे भी बना लो भाई, प्लस माइनस वाला हमें कंफर्टेबल लगता है, प्लस माइनस प्रेजेंटेशन, तो रफ बना रहा हूं, मतलब प्रेजेंटेशन छोड़ दो। आपको कैश बुक का बैलेंस दे रखा है 5,000 का, ठीक है। फिर फटाफट से चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, मैंने चेक पेमेंट के लिए इशू कर दिया, कैश बुक कम कर दी, लेकिन प्रेजेंट नहीं हुआ पेमेंट के लिए, तो पासबुक कम नहीं हुई, तो मुझे कैश बुक से पासबुक में आने के लिए कैश बुक बढ़ानी पड़ेगी। तो ये प्लस साइड में लिख देंगे 2,000 प्लस के नीचे, और फिर है चेक सेंड फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड 1,500, मतलब उल्टा, मैंने चेक अकाउंट में जमा करा, अपना कैश बुक बढ़ा दिया, बट अभी कलेक्शन के लिए गया नहीं तो पासबुक नहीं बढ़ा, तो कैश बुक क्या कर दूंगा? कम कर दूंगा, तो ये माइनस के नीचे लिख दूंगा 1,500। बिल्कुल सिंपल, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड बीआरएस के पॉइंट्स है। फिर बैंक ने मेरा पासबुक कम कर रखा है 20 रुपए से गलती से, तो करा तो हुआ है ना, कैश बुक पासबुक में डिफरेंस आ गया, तो अब मेल करने के लिए, मिलाने के लिए बैलेंस को मुझे अपनी कैश बुक भी कम करनी पड़ेगी 20 रुपए से, तो ये भी मैं माइनस के नीचे लिख दूंगा, बस खत्म। देख लो बैलेंस कहां बच रहा है, तो बैलेंस तो इधर ही बचेगा, बैलेंस इधर ही बचेगा, दूसरे पेन से लिख देते हैं यहां पे। तो कितना बैलेंस बच रहा है फटाफट से चेक कर लेते हैं, तो टोटल आ रहा है 7,000। 7,000 में से 1,520 माइनस कर दो, तो ये कितना आ गया? 5480। 5480 तो ढूंढ लो भाई, 5480 करके कोई ऑप्शन है क्या? तो 5480 ये रहा, बी ऑप्शन। तो इसका सही जवाब क्या हो गया? बी। देखो, तो अगर आपको बीआरएस प्रिपेयर करना आता होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन 10 अगेन वही बीआरएस वाला है। कैश बुक शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹9,000। बोले तो क्रेडिट बैलेंस कैश बुक में आ रहा है, इसका क्या मतलब है? ये एक ओवरड्राफ्ट बैलेंस है 9,000 रुपीज का, बट द पासबुक मेड अप टू द सेम डेट रिवील दैट अ चेक ऑफ ₹2,000
हैड नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, तो वही है भाई 2000 रुपए का चेक इशू कर रखा है लेकिन पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ। एंड द चेक ऑफ ₹3000 पेड इनटू द अकाउंट हैड नॉट बीन क्लियर्ड, अगेन वो डिट्टो सेम पॉइंट कि हमने अपने चेक अकाउंट में जमा कर रखा है लेकिन वो अभी क्लियर नहीं हुआ। बैलेंस एज पर पासबुक क्या रहेगा? ठीक है, तो अगेन एक आप रफ BRS बना दो। तो मैं यहीं पे हेर फेर कर लेता हूं, देखो मैं कैसे हेर फेर करता हूं। इसी में मैंने यहां जो रफ बनाया, तो देखो मिटा दो, चलो ये सब कुछ मिटा दो, इसी में बना देते दोबारा से। चलिए, तो अब क्या आपको कैश बुक का एक ओवरड्राफ्ट बैलेंस दे रखा है, तो मैंने प्लस माइनस प्रेजेंटेशन में आपको बता रखा है कि ओवरड्राफ्ट बैलेंस को आप ऐसा माइनस बैलेंस मानते हो तो माइनस के नीचे लिखते हो, तो ये आ गया 9000 यहां पे। ठीक है, बाकी चेक इशू किया, प्रेजेंट नहीं हुआ पेमेंट के लिए, तो वही सेम पॉइंट है, दोबारा से मैं रिपीट नहीं कर रहा, तो मैं वापस से सही साइड पे लिख रहा हूं। तो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ये प्लस के नीचे आ जाएगा। चेक पेड इनटू द अकाउंट बट नॉट क्लियर्ड, वही चेक जमा किया क्लियर नहीं हुआ, ये कहां पे आ जाएगा, ये माइनस के नीचे आ जाएगा 3000। बस, और तो कोई पॉइंट है नहीं। तो चेक कर लो अब के बैलेंसिंग फिगर किधर बच रही है, तो अब के मेरे ख्याल से दूसरे साइड बच रही है, तो ये 12000 टोटल आ रहा है, तो यहां बैलेंस बच रहा है 10000 का। और दूसरी बात, क्योंकि माइनस का जो टोटल है वो प्लस के टोटल से ज्यादा है, तो इसका मतलब पासबुक का बैलेंस तो ये आ जरूर रहा है, लेकिन कौन सा बैलेंस आ रहा होगा, ओवरड्राफ्ट। ठीक है, माइनस कॉलम का टोटल अगर प्लस कॉलम के टोटल से ज्यादा है तो रिजल्टेंट बैलेंस ओवरड्राफ्ट बैलेंस होता है, और उल्टा अगर प्लस का टोटल माइनस के टोटल से ज्यादा है तो रिजल्टेंट बैलेंस आपका नॉर्मल बैलेंस होता है, यानी फेवरेबल बैलेंस होता है। तो वैसे इसका जवाब 10000 आ गया। तो ढूंढो 10000 कहां दिया हुआ है, ये लो। तो यहां तो वैसे आपको ओवरड्राफ्ट वगैरह भी नहीं बताना था, आपको सिर्फ पासबुक का बैलेंस बताना था, तो वो 10000 यहां पे आ रहा है। तो इसका सही जवाब हो गया डी। ठीक है, चलिए बढ़े आगे। यस सर, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 11 फिर से मुझे लग रहा है BRS का ही है। बैंक हैज डायरेक्टली पेड ₹1250 फॉर रेंट एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। तो बैंक ने एक डायरेक्ट पेमेंट मेरी अकाउंट से 1250 की कर रखी है, यानी उन्होंने मेरी पासबुक गिरा रखी है 1250 से। इन BRS स्टार्टिंग विद पासबुक ओवरड्राफ्ट। ओहो हो, अगर मैं पासबुक के ओवरड्राफ्ट बैलेंस से स्टार्ट कर रहा हूं तो मुझे इसको क्या करना चाहिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो बच्चों ऐसा सवाल मतलब मैंने पहले भी बता रखा है, अगर इस तरह के स्टेटमेंट में इस तरह की लैंग्वेज में क्वेश्चन बन जाता है तो अब आपको यहां पे सोचना पड़ेगा बैलेंस प्रेजेंटेशन के हिसाब से, आपको बैलेंस प्रेजेंटेशन के हिसाब से सोचना पड़ेगा। और इसके लिए मैंने बड़ी सिंपल ट्रिक बता रखी है। पता है क्या ट्रिक है? आप मन में तो करो वही प्लस माइनस प्रेजेंटेशन, मन में तो प्लस माइनस प्रेजेंटेशन करो कि भाई पासबुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस स्टार्टिंग पॉइंट है, तो आपने माइनस के नीचे लिख रखा होगा। ठीक है, अब वो कह रहा है कि रेंट एक डायरेक्टली अकाउंट से कट गया, रेंट डायरेक्टली अकाउंट से कट गया, तो इफेक्ट क्या हुआ पहले नॉर्मली सोचना। पासबुक बैंक वालों ने कम कर दी, बैंक वालों ने पासबुक कम कर दी, लेकिन मैंने कैश बुक में वो पेमेंट नहीं दिखाई, तो मुझे पासबुक से कैश बुक में आना है, पासबुक से कैश बुक में आना है, तो मैं क्या करूंगा, पासबुक बढ़ा दूंगा, यानी मैं इसको प्लस कॉलम के नीचे लिखूंगा, प्लस आइटम के नीचे लिखूंगा। तो कितना अमाउंट था, 1250। 1250 रुपए में प्लस आइटम के नीचे लिखूंगा, पहले बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब मैंने इसमें क्या ट्रिक बताई थी कि भाई जब भी स्टार्टिंग पॉइंट आपका ओवरड्राफ्ट है तो आप मन में तो नॉर्मली सोच लो, जैसे मैंने नॉर्मली सोच लिया कि ये 1250 प्लस के नीचे लिखूंगा। अब इसी को बैलेंस प्रेजेंटेशन में लाने के लिए उल्टा कर दो, तो आपने प्लस माइनस में क्योंकि इसको प्लस के नीचे लिखा, अब बैलेंस प्रेजेंटेशन में सोचने के लिए आप इसको उल्टा कर दो, माइनस बोल दो। पॉइंट क्लियर हो गया? तो बस आपको क्या बोलना है कि 1250 रुपए माइनस होंगे, तो इस तरह का ऑप्शन ढूंढ लो। तो ढूंढो 1250 रुपए विल बी डिडक्टेड फ्रॉम पासबुक ओवरड्राफ्ट, ये रहा, मिल गया। ठीक है, तो आपको क्या करना है, प्लस माइनस वे में ही सोचना है और उसके बाद उल्टा करना है, लेकिन बस ध्यान रखना, मैं बार बार रिपीट करता रहूंगा कि तब करना ये जब आप ओवरड्राफ्ट बैलेंस से स्टार्ट कर रहे हो, चाहे कैश बुक चाहे पासबुक से।
ओवरड्राफ्ट बैलेंस अगर स्टार्टिंग पॉइंट है तो नॉर्मली पहले सोचो प्लस के नीचे आएगा कि माइनस के नीचे, फिर उसका उल्टा कर दो, रिवर्स कर दो। तो मेरा 1250 प्लस के नीचे आ रहा था तो मैंने उल्टा कर दिया, माइनस कर दिया, तो 1250 विल बी डिडक्टेड। ठीक है। अच्छा, ये रटने के लिए नहीं है, ये वैसे लॉजिकली भी सोच सकते हो आप, लॉजिकली भी सोच सकते हो। कैसे सोच सकते हो? मेरी पासबुक में एक नेगेटिव ओवरड्राफ्ट बैलेंस आ रहा है 1250 का, लेकिन ये ओवरड्राफ्ट बैलेंस आ रहा है आफ्टर डिडक्टिंग अ पेमेंट। सॉरी, 1250 का ओवरड्राफ्ट बैलेंस नहीं है, चलो कुछ भी है, वो तो बताया नहीं था क्वेश्चन में कि मेरी पासबुक में ओवरड्राफ्ट बैलेंस आ रहा है कोई अमाउंट का, जो भी अमाउंट है, लेकिन ये ओवरड्राफ्ट बैलेंस आ रहा है ये 1250 रुपए की पेमेंट काट के। अब क्योंकि मेरी पेमेंट कैश बुक में तो नजर नहीं आ रही, तो मेरी कैश बुक में भी अगर मैं बोलूं ओवरड्राफ्ट बैलेंस आ भी रहा होगा तो एज कंपेयर टू पासबुक वो कम ही आ रहा होगा। आई होप आप बात समझ रहे होंगे कि भाई क्योंकि एक पेमेंट मैंने कैश बुक में नहीं दिखा रखी, तो अगर कैश बुक में ओवरड्राफ्ट बैलेंस आ भी रहा होगा, ओवरड्राफ्ट एक नेगेटिव बैलेंस, एक लाइबिलिटी है, तो वो एज कंपेयर टू पासबुक कम ही आ रहा होगा, क्योंकि मैंने एक पेमेंट कम दिखा रखी है कैश बुक में, पासबुक में वो पेमेंट दिख रही है तो ओवरड्राफ्ट बैलेंस ज्यादा आ रहा होगा। तो अब पासबुक के ओवरड्राफ्ट बैलेंस से कैश बुक के ओवरड्राफ्ट बैलेंस में आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ओवरड्राफ्ट बैलेंस को कम करना पड़ेगा। आप ऐसे भी सोच सकते हो लॉजिकली, कॉन्सेप्चुअली। तो ऐसा नहीं कि मैं आपको रटवा रहा हूं, लेकिन कई बच्चे ऐसे शायद ना सोच पाए या ऐसे सोचने में कुछ गलती कर दें, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सिंपल करने के लिए आपके लिए यह तरीका बता रखा है कि पहले सीधा चलो और फिर उसका उल्टा कर दो। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, कोई मन में डाउट नहीं रहना चाहिए इस पे। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 12। तो ये काइंड ऑफ डायरेक्ट क्वेश्चन भी है, एक काइंड ऑफ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी, मिक्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू कॉन्ट्रा एंट्रीज? कह रहे कॉन्ट्रा एंट्रीज की रिस्पेक्ट पे ये क्या करेक्ट है। कॉन्ट्रा एंट्रीज क्या होती हैं? कॉन्ट्रा एंट्रीज आती है जब आप कैश कॉलम बैंक कॉलम दोनों भी बना रहे हो अपने कैश बुक में। तो कॉन्ट्रा एंट्रीज वो होती है जिसमें एक ही ट्रांजैक्शन में साइमल्टेनियसली कैश भी इफेक्ट होता है, पासबुक भी, और ऑपोजिट डायरेक्शन में इफेक्ट होता है हमेशा। याद रखना, कॉन्ट्रा एंट्रीज में हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में इफेक्ट होता है। या तो कैश बढ़ रहा होगा बैंक कम हो रहा होगा, या बैंक बढ़ रहा होगा कैश कम हो रहा होगा। ठीक है, ऐसी कभी कॉन्ट्रा एंट्री मन में नहीं बन ही नहीं सकती जिसमें साइमल्टेनियसली इफेक्ट हो रहा है एक ही डायरेक्शन में, कि कैश भी बढ़ रहा है बैंक भी बढ़ रहा है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो एनीवे कह रहा है कॉन्ट्रा एंट्रीज के रिस्पेक्ट में उसने 3 स्टेटमेंट दे रखी है, आपको बताना है तीनों में से कौन सी सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है इट इज रेलिवेंट ओनली व्हेन डबल कॉलम कैश बुक इज प्रिपेयर्ड। तो इस पॉइंट पे स्टार लगाता हूं एक। ठीक है, तो अभी हो सकता है आपके मन में लग रहा हो कि ये पॉइंट सही लग रहा है कि भाई डबल कॉलम कैश बुक है जिसमें कैश कॉलम बैंक कॉलम है, तो ही आपका कॉन्ट्रा एंट्री आएगा, वरना नहीं आएगा, ये बोल रहा है। तो अभी देखते हैं सही है कि नहीं, मैं इसको अभी छोड़ रहा हूं। सेकंड में देखो, इट इज इंडिकेटेड बाय सी सिंबल इन द एलएफ कॉलम। तो ये तो मतलब एक सिंपल डायरेक्ट पॉइंट है, तो आपको पता ही है शायद कि कॉन्ट्रा एंट्रीज में हम लोग क्या करते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री जब रिकॉर्ड करते हैं तो हम एलएफ कॉलम में एक सी का सिंबल लगा देते हैं। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। थर्ड में कह रहा है इट अफेक्ट्स कैश एंड बैंक साइमल्टेनियसली। तो ये तो मैं चलो अभी बोल ही दिया कि भाई कॉन्ट्रा एंट्री होती क्या है, जब एक ही ट्रांजैक्शन में कैश और बैंक दोनों भी इफेक्ट होता है साइमल्टेनियसली। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। अब फर्स्ट स्टेटमेंट में बस गौर करना है कि भाई क्या फर्स्ट स्टेटमेंट जो कह रहा है कि भाई सिर्फ जब डबल कॉलम कैश बुक बनेगा तभी कॉन्ट्रा एंट्रीज आएंगी, क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो जल्दबाजी में सोचोगे तो आप बोलोगे सही है, आप कंक्लूड कर दोगे कि ये सही बुक लिखा है। लेकिन आप सोचो, थोड़ा तसल्ली से सोचो, अगर ट्रिपल कॉलम कैश बुक बनता है तो क्या उसमें नहीं आ सकती कॉन्ट्रा एंट्रीज? बताओ, ट्रिपल कॉलम कैश बुक में क्या कॉलम बनते हैं? कैश का कॉलम, बैंक का कॉलम और डिस्काउंट का कॉलम। यानी ट्रिपल कॉलम कैश बुक में भी आपका कैश एंड बैंक कॉलम दोनों बनता है। और जब कैश एंड बैंक कॉलम दोनों बनता है ट्रिपल कॉलम में, तो इसका मतलब कॉन्ट्रा एंट्री ट्रिपल कॉलम में भी आ सकती है। तो ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि भाई सिर्फ डबल कॉलम कैश बुक में ही आएगी कॉन्ट्रा एंट्री, ये गलत हो गया। इसलिए इसको हम बोलेंगे करेक्ट नहीं है, ये इनकरेक्ट है। दैट मींस सिर्फ 2 ही स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड एंड थर्ड। तो ढूंढ लो बी, सेकंड एंड थर्ड। तो मुझे पता है इसमें बहुत सारे बच्चे तीनों स्टेटमेंट करेक्ट मान के डी ऑप्शन लिखाएंगे, लेकिन आई होप अब आपको, अगर आपने ऐसा सोचा था तो पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि भाई ट्रिपल कॉलम कैश बुक में भी कॉन्ट्रा एंट्रीज आ सकती है। ठीक है, चलो, तो थोड़ा एक काइंड ऑफ अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो एक स्टार चलो मैं लगा ही चुका हूं, तो इस पे आप भी एक स्टार मार्क कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। ये है प्यारा क्वेश्चन, इस पे तो आप 100% लिखो। मतलब अगर मैं पेपर सेटर बनूंगा ना सीएमए फाउंडेशन में, तो इस तरह का एक क्वेश्चन जरूर डालूंगा। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है,
कह रहा है WDV ऑफ एन एसेट आफ्टर 3 years ऑफ डेप्रीसिएशन, 3 साल की डेप्रीसिएशन चार्ज करने के बाद WDV है, आगे बढ़ो 36,450। 3 साल की मैंने डेप्रीसिएशन चार्ज करी, उसके बाद WDV बच रही 36,450। और ये डेप्रीसिएशन कैसे चार्ज करी? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से, यानी WDV मेथड से, वो भी एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। तो 3 साल की तीन साल का डेप्रीसिएशन चार्ज करने के बाद WDV बच रही है 36,450 की। आपसे वो पूछ रहा है व्हाट वाज इट्स ओरिजिनल वैल्यू, मतलब ओरिजिनल कॉस्ट कितनी होगी। समझ आया क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो आपसे? ठीक है, तो देखो भाई होता क्या है, अगर मैं ओरिजिनल कॉस्ट को x अज्यूम कर लूं, पहले मैं आपको बच्चों वाले तरीके से करके दिखाऊंगा, फिर मैं आपको स्मार्ट तरीके से बताऊंगा कि आप स्मार्ट तरीके से कैसे कर सकते हो। तो पहले बच्चों वाले तरीके से करते हैं। लेट ओरिजिनल कॉस्ट बी x। तो x अगर ओरिजिनल कॉस्ट है तो आप इक्वेशन बनाते हुए चलो, आप 3 साल का डेप्रीसिएशन चार्ज करो। तो पहले साल का डेप्रीसिएशन होगा, मैं डेप 1 लिख देता हूं, कितना रेट है 10% है तो 0.1x। ठीक है, x ओरिजिनल कॉस्ट है तो पहले साल में तो हम लोग ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्रीसिएशन निकालते हैं, तो ये कितना बन गया 0.9x। ये मेरी WDV बन गई फर्स्ट ईयर एंड पे। फिर मैंने सेकेंड ईयर की डेप्रीसिएशन लगाई, तो अब के मैं 10% किसका निकालूंगा 0.9 का, तो 0.9 का 10% लगेगा 0.09। 0.9 का 10% कितना आएगा 0.09x। तो ये कितना बच गया, ये बन गया 0.81x। ये WDV मेरी सेकेंड ईयर की बन गई, ये फर्स्ट ईयर की, ये सेकेंड ईयर की। फिर फाइनली मैं तीसरी साल की डेप्रीसिएशन लगाऊंगा, तो अगेन 10% इसका लगेगा 0.81 का, तो ये आएगा 0.081x। तो अब ये कितना बच गया, ये बच गया 0.729x। 0.729x ये है WDV थर्ड ईयर की। तो 3 साल का डेप्रीसिएशन लगा दिया मैंने, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, तो ये मेरा बच रहा है 0.729x। दिस इज द WDV। ठीक है, अब दिस इज इक्वल टू, क्वेश्चन ने कितना बता रखा है, ये WDV इज इक्वल टू 36,450। दिस इज इक्वल टू 36,450। बस अब आप x फाइंड आउट कर लो, तो x इज इक्वल टू 36,450 डिवाइडेड बाय 0.729, तो ये कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है एग्जैक्टली 50,000। ये आ रहा है 50,000। तो दिस इज द ओरिजिनल कॉस्ट, ये रहा बी ऑप्शन में 50,000। बी ऑप्शन में 50,000। ठीक है, तो ठीक है, आप रफ में ऐसे करके निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे सर कोई बेटर तरीका है जो थोड़ा हम फास्ट वे में इसको कैलकुलेट कर सके, तो उसमें आपको लेनी पड़ेगी कैलकुलेटर की सहायता। तो अब मैं मुंह से बोलता रहूंगा, आप अपना कैलकुलेटर उठाओ और उससे एक बार मैं जो बोल रहा हूं उसको फॉलो करो। ठीक है, तो बच्चों 36,450, देखो मैं बताता हूं, एक लॉजिक बता देता हूं। ये जो आपको बता रखा है 36,450, क्या ये मैं कह सकता हूं ये इस WDV का 90% है? यही तो है ना भाई, आपने 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करा, तो जो रिजल्टेंट WDV है वो 90% इस WDV का है, और ये WDV इस WDV का 90% है, और ये WDV इस ओरिजिनल कॉस्ट का 90% है। यानी अगर मैं 3 बार 90% से डिवाइड कर दूं, 1 2 3, 36,450 को मैं रिवर्स जाके 3 बार 90% से डिवाइड कर दूं, तो मेरा आंसर आ जाना चाहिए। तो करके देखो, 36,450 डिवाइडेड बाय 90%, कुछ आंसर आ गया। फिर इसको दोबारा डिवाइड करो 90%, फिर कुछ आंसर आ गया। फिर एक बार और डिवाइड करो 90%, तो आपका 50,000 आ जाएगा। करके देख लेना। तो बेसिकली 36,450 को डिवाइड करना 3 टाइम्स कितने अमाउंट से, 90% से। ठीक है, और 90% की जगह या फिर आप 0.9 से भी डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो इससे क्या जल्दी से आपका कैलकुलेटर से आंसर आ जाएगा 50,000। और नहीं समझ आता तो ये तरीका तो बिल्कुल सही है। ठीक है, टाइम लेगा लेकिन सही है। चलो, आई होप ये भी समझ आ गया होगा। तो बढ़िया क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है भाई, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर WDV मेथड इज 15% पर एनम,
कॉस्ट ऑफ द मशीन इज 10 लाख रुपीज, रेजिडुअल वैल्यू एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ इज 20,000, डेप्रिसिएशन पहले साल का कितना होगा। तो बच्चों याद रखना WDB मेथड है, तो WDB मेथड में फर्स्ट ईयर में आप जो डेप्रिसिएशन निकालोगे हमेशा कॉस्ट पे निकालोगे, बस खत्म। तो 2 क्वेश्चन में ऑलरेडी ऊपर कर चुका जिसमें हमने कॉस्ट पे निकाला था, तो बस आपको कॉस्ट पे निकालना है WDB मेथड में फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन। तो यहां पे कॉस्ट आपको बता रखी है 10 लाख की, बस इसका 15% निकाल लो तो यह आ गया 1.5 लाख। तो इसका जवाब हो गया ए ऑप्शन 1.5 लाख। ठीक है, तो यहां पे आपका मन हो सकता है बोले कि नहीं हम तो 10 लाख में से 20,000 का रेजिडुअल वैल्यू माइनस करके पहले ये निकालेंगे 9,80,000 और इसका 25% निकालेंगे, या जो भी है इसका 15% निकालेंगे। तो 15% कितना आ रहा है 9,80,000 का, 15% ये आ रहा है 1,47,000, 1,47,000। ठीक है, तो देखो अगर मैं आपको कंफ्यूज करना चाहता तो मैं एक ऑप्शन में 1,47,000 डाल सकता था, मैं यहां 1,20,000 की जगह एक ऑप्शन 1,47,000 भी बना सकता था, इससे आप बहुत कंफ्यूज हो जाते। तो ये तो आप पे मेहरबानी हो गई कि मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा ऑप्शन डाला ही नहीं, तो आपके मन में कोई शंका नहीं बचेगी कि भाई चुपचाप से 10 लाख यानी कॉस्ट का 15% निकालो 1.5 लाख। ठीक है, तो WDB मेथड में याद रखना फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन हमेशा कॉस्ट पे कैलकुलेट होता है। हाँ टाइम बेसिस पे होगा वो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कैलकुलेट किस पे होगा, ओरिजिनल कॉस्ट पे, सिर्फ फर्स्ट ईयर में। उसके बाद से फिर आप हमेशा WDB पे निकालोगे। ठीक है, चलो क्या रहा है 15 क्वेश्चन, व्हेन मनी इज विड्रॉन फ्रॉम बैंक द बैंक क्या करता है, जब आप बैंक से अपना ATM में गए, आपने पैसा निकाला ATM से, तो आपको मैसेज आता है ना योर अकाउंट इज क्या आता है, डेबिटेड आता है हमेशा। तो ये बात आपको बता रखी कि बैंक उल्टा चलता है, हमारे लिए तो एसेट है बैंक, तो एसेट है तो बैंक बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, कम होता है तो क्रेडिट करते हैं। तो हम तो अपनी कैश बुक को क्रेडिट करेंगे जब हम अपना विड्रॉ करेंगे, तो बेसिकली हम बैंक को क्रेडिट करेंगे अपनी किताबों में, क्योंकि हम तो बैंक को एसेट मानते हैं। लेकिन बैंक वाला हमारे अकाउंट को क्या मानता है, लाइबिलिटी, उसके लिए वो लाइबिलिटी है। इसलिए अगर हमने बैंक से पैसा विड्रॉ करा तो बैंक वाला सोचेगा कि लाइबिलिटी कम हो गई मेरी अकाउंट की, तो इसलिए वो उसको डेबिट करेगा। तो ये रीजन है बैंक उल्टा करता है, बैंक बैलेंस बढ़ता है तो क्रेडिट करता है, कम होता है तो डेबिट करता है। तो एनीवे तो हमारा तो जवाब क्या है, डेबिट्स कस्टमर्स अकाउंट। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 16, अब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज अ पार्ट ऑफ, किसका पार्ट होता है, क्या ये हमारे बैंक अकाउंट का पार्ट होता है, नहीं सर। क्या ये कैश बुक का पार्ट होता है, नहीं सर। क्या ये अकाउंटिंग रिपोर्ट्स का पार्ट होता है, नहीं सर। तो ये बात हमने कॉन्सेप्ट में लिख रखी है कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बेसिकली एक डबल एंट्री सिस्टम जो है आपका, जो अकाउंटिंग सिस्टम है उसका कोई भी पार्ट नहीं है। तो किसी भी अकाउंटिंग सिस्टम का पार्ट नहीं होता बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ये याद रखना। इसलिए इसका जवाब है डी, नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो क्वेश्चन 16 का आंसर हो गया डी। क्लियर हो गया, बिकॉज इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ एनी ऑफ द अकाउंटिंग सिस्टम, ये हमारे अकाउंटिंग सिस्टम या डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है टोटल अमाउंट ऑफ पेटी एक्सपेंसेस फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड विच इज एस्टिमेटेड बिफोर हैंड इज नोन एज व्हाट। तो जब हम पेटी एक्सपेंसेस को एस्टिमेट कर लेते हैं पहले ही कि भाई अगले महीने मेरे पेटी एक्सपेंसेस इतने होंगे, तो हम पेटी कैशियर को क्या करते हैं, जो प्रिंसिपल कैशियर होता है वो एस्टिमेट करके पहले से वो कैश का जो अमाउंट होता है वो पेटी कैशियर को दे देता है। तो इस अमाउंट को हम क्या बोलते हैं, क्वेश्चन ये पूछ रहा है, ये जो अमाउंट हमने प्री डिटरमाइन किया, एस्टिमेट किया, इसको हम बोलते हैं इंप्रेस्ड कैश। क्या बोलते हैं, इंप्रेस्ड कैश। तो याद रखना दिस इज नोन एज इंप्रेस्ड कैश, यही आपके पेटी कैश के इंप्रेस सिस्टम का पार्ट होता है। ठीक है, चलो तो ये भी क्लियर हो गया, डायरेक्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन 18 भी एक काइंड ऑफ डायरेक्ट क्वेश्चन है, मल्टी कॉलमनर कैश बुक इज जनरली प्रिपेयर्ड बाय विच टाइप ऑफ एंटिटी। तो ये बात वैसे मैंने अपने नोट्स में भी लिखवा रखी है, तो ये जनरली क्लब्स एंड सोसाइटीज जो होती हैं वो बनाती हैं मल्टी कॉलमनर कैश बुक। वैसे बिल्कुल बेकार कॉन्सेप्ट है, सीए में मैंने ये भी बता रखा है कि सीए में तो पढ़ाते भी नहीं है। तो एनीवे मल्टी कॉलमनर कैश बुक मोस्टली क्लब्स एंड सोसाइटीज बनाती हैं। ठीक है, क्वेश्चन 19 भी काइंड ऑफ एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, कह रहा है पेटी कैश बुक में जो बैलेंस बचा
पेटी कैश बुक में जो बैलेंस बचता है वो क्या होता है बिजनेस के लिए, एक एंटिटी के लिए क्या होता है। तो पेटी कैश क्या है भाई, पेटी कैश अल्टीमेटली कैश ही तो है, और कैश मेरे लिए क्या होता है, कैश बिजनेस के लिए एक एसेट होता है। तो पेटी कैश में है थोड़ी कुछ, अल्टीमेटली पेटी कैश में भी कैश का ही तो बैलेंस है, और कैश एक एसेट होता है। तो बस खत्म, इसका जवाब हो गया सी, एसेट, सिंपल। चलो ये तो मजा नहीं आया सर, ये तो डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन बच्चों वाले। ये दिखाओ सर क्वेश्चन नंबर 20, ये कुछ अच्छा दिख रहा है। कह रहा है ऑन 31 मार्च 2013 द बैलेंस ऑफ द बैंक बुक इज 7074 क्रेडिट। तो पहले केयरफुली पढ़ना, बैंक बुक लिखा है, बैंक बुक बोले तो हमारी किताबों में बैंक का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है 7074। बैंक स्टेटमेंट नहीं लिखा, तो बहुत केयरफुली पढ़ना है। ये बैंक स्टेटमेंट नहीं लिखा, ये बैंक बुक लिखा है, यानी हमारी किताबों में बैंक का एक क्रेडिट बैलेंस है 7074। तो अगेन दिस इज एन ओवरड्राफ्ट बैलेंस, अनफेवरेबल बैलेंस, एंड बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट इज 3159 डेबिट। बैंक स्टेटमेंट में बैलेंस आ रहा है डेबिट बैलेंस 3159, तो ये डेबिट बैलेंस होने का मतलब है ये अगेन ओवरड्राफ्ट बैलेंस है। तो बेसिकली मेरी बैंक बुक में भी ओवरड्राफ्ट बैलेंस आ रहा है एंड बैंक स्टेटमेंट में भी ओवरड्राफ्ट बैलेंस आ रहा है, बट अलग अलग अमाउंट का। And on scrutiny, it was found that difference was due to checks issued but not yet presented for payment. ठीक है, कह रहा है कि चेक इशू किया बट प्रेजेंट नहीं किया पेमेंट के लिए, इसलिए डिफरेंस आ रहा है। बैंक बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2013 विल बी शोन इन द बैलेंस शीट एज। लो जी, मुझे तो लगा बीआरएस बनाने का कोई क्वेश्चन होगा, बट ये तो क्या निकला, वो पूछ रहा है कि भाई 31 मार्च 2013 को आप बैलेंस शीट बनाओगे, है ना, आप बैलेंस शीट बनाओगे, तो बैलेंस शीट में एसेट साइड में आप दिखाओगे कैश और बैंक। तो कह रहे हैं इसमें क्या अमाउंट दिखेगा आपको इसमें। तो ये आपका कॉन्सेप्ट टेस्ट कर रहा है बच्चों। तो आप हमेशा याद रखना, बैलेंस शीट में जो भी बैलेंस आता है बैंक का, वो हमारी किताबों के हिसाब से आता है, बैंक के पासबुक या बैंक के स्टेटमेंट के हिसाब से नहीं आता, ये हमारी किताबों के हिसाब से आता है। तो हमारी कैश बुक में या बैंक बुक में जो बैलेंस दिख रहा होगा वही बैलेंस मेरी बैलेंस शीट में आएगा। तो वो कितना दिख रहा है 7074। तो क्योंकि ये ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, तो ये अब लाइबिलिटी साइड आ जाएगा। तो इसको मैं बैंक ओवरड्राफ्ट करके दिखाऊंगा लाइबिलिटी साइड में 7074। पॉइंट क्लियर हो गया। तो पहले याद रखना हमारी कैश बुक या बैंक बुक के हिसाब से बैलेंस आता है, और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्योंकि क्रेडिट बैलेंस है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, तो हम बैंक ओवरड्राफ्ट के नाम से दिखाएंगे लाइबिलिटी साइड पे 7074। तो ढूंढो ऐसा ऑप्शन, तो ये रहा सी ऑप्शन, बैंक ओवरड्राफ्ट 7074। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। अ मशीन वॉज परचेस्ड ऑन 1 अप्रैल 2017। एक मशीन हमने परचेज करी 1 अप्रैल 2017 को 5 लाख रुपए की, ठीक है, एंड 1 अक्टूबर 2017 को 2 लाख की खरीदी। ठीक है, दो अलग अलग डेट पे हमने 5 लाख और 2 लाख रुपए की मशीनरीज खरीदी। कैलकुलेट डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20% पर एनम ऑन WDB मेथड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। तो 31 मार्च 2018 को कितनी डेप्रिसिएशन निकलेगी 20% पर एनम WDB मेथड। तो पहली बात आप ध्यान देना, क्योंकि इस क्वेश्चन में दोनों मशीनरी में पहले साल में खरीद ही रहा हूं, तो दोनों मशीनरी की कॉस्ट पे ही डेप्रिसिएशन निकलेगा। कई बार बोल चुका कि WDB मेथड में पहले साल में कॉस्ट पे निकलेगा। तो यहां WDB मेथड एसच होने का एसच कोई पर्पस नहीं बचा। बस हाँ ध्यान रखना कि WDB मेथड में भी आपको कॉस्ट पे ही डेप्रिसिएशन निकालनी होती है पहले साल में। तो यहां SLM मेथड भी अगर होता तो भी आंसर सेम होता। मैं ये बोलना चाह रहा हूं, स्ट्रेट लाइन मेथड में भी आंसर सेम होता, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड में भी हम कॉस्ट पे निकालते और यहां पे WDB मेथड में भी हम कॉस्ट पे निकालेंगे, क्योंकि ये पहला साल है। ठीक है, अच्छा बाकी अब क्या करना है, आपको डेप्रिसिएशन पर एनम दे रखा है रेट, तो आपको टाइम बेसिस पे निकालना है। ठीक है, तो 1 अप्रैल को तो जो मैंने मशीनरी खरीदी 5 लाख की, ये तो क्योंकि साल की पहली तारीख को ही खरीद ली, तो इसमें तो पूरे साल का निकल जाएगा 20%, पूरे साल का, प्लस जो मैंने 1 अक्टूबर को खरीदी 2 लाख की, इस पे निकलेगा 20% पे, लेकिन कितने महीनों के लिए, 1 अक्टूबर से 31 मार्च, यानी 6 महीनों के लिए। बस ये निकाल लो, टोटल देख लो कितना आ रहा है। तो ये आएगा 5 लाख का 20% आएगा 1 लाख, और 2 लाख का 20% 6 महीनों के लिए आ जाएगा 20,000। तो इसका आंसर आ गया
1,20,000, 1,20,000 ये आंसर आ गया। तो ढूंढ लो ऑप्शन कहां दिख रहा है, 21 का डी ये दिख रहा है, 1,20,000। तो आई डोंट थिंक इतना कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन था, सिंपल सा ही क्वेश्चन था। बस क्या ध्यान रखना है आपको, एक ही बात का ध्यान रखना है कि यहां पे टाइम बेसिस पे आपको डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, दैट्स इट। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 22, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक डेबिट। फिर से वही बात, पासबुक में डेबिट बैलेंस है 1,000 का, तो कौन सा बैलेंस होगा ये, ओवरड्राफ्ट बैलेंस। चेक्स डिपॉजिटेड वर्थ ₹2,000 बट डिसऑनर्ड। तो हमने चेक डिपॉजिट कर रखे थे अपने अकाउंट में, लेकिन वो डिसऑनर हो गए, बाउंस हो गए। नो एंट्री फॉर डिसऑनर हैज बीन मेड इन कैश बुक। हमने कैश बुक में डिसऑनर की एंट्री नहीं करी। बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक कितना होगा, वही एक रफ बीआरएस बना लो, यहां बना लेता हूं, बिल्कुल एक रफ सा छोटा सा बीआरएस, ये प्लस आइटम ये माइनस आइटम। तो पासबुक का आपको ओवरड्राफ्ट बैलेंस दे रखा है कितना रुपए का, 1,000 रुपए का, तो ये रहा। फिर कह रहे हैं कि चेक हमने डिपॉजिट किया, डिसऑनर हो गया, लेकिन ये डिसऑनर की एंट्री हमने रिकॉर्ड नहीं करी इन कैश बुक। कैश बुक में हमने नहीं रिकॉर्ड करा, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो भाई इफेक्ट समझो, इफेक्ट समझना आपको। जब मैंने चेक जमा किया था तो मैंने कैश बुक बढ़ा दी थी, और ठीक है चलो मान लो कि पासबुक भी बढ़ गई थी, लेकिन क्योंकि अब ये चेक डिसऑनर हो गया तो पासबुक वापस कम हो गई, लेकिन मैंने ये डिसऑनर की एंट्री कैश बुक में नहीं डाली तो कैश बुक कम नहीं हुई। तो अब मुझे पासबुक से कैश बुक में आना है, ध्यान दो, मुझे पासबुक से कैश बुक में आना है, तो मुझे आइटम को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। कैश बुक तक आने के लिए मुझे प्लस करना पड़ेगा, तो मैं किसके नीचे लिखूंगा, प्लस आइटम के नीचे लिखूंगा। तो कितना था, 2,000। ठीक है, तो आई होप आप ये समझ गए होंगे, 2,000। तो अगर बीआरएस बनाने की प्रैक्टिस कर रखी होगी तो आपको ऐसा कोई दिक्कत हुई नहीं होगी, ये मैं मान के चल रहा हूं। अच्छा, तो अब मेरा बैलेंसिंग फिगर किधर बच गया, इधर बच गया, 1,000 रुपए का। तो ये कैश बुक का बैलेंस हुआ। अब सवाल उठा, क्या सर ये नॉर्मल बैलेंस है, फेवरेबल बैलेंस है, या सर ये अनफेवरेबल या ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, कौन सा बैलेंस है? तो फंडा वही है भाई, प्लस का टोटल चेक करना। यहां मेरा प्लस का टोटल ज्यादा आ रहा था माइनस के टोटल से, तो जब प्लस का टोटल माइनस के टोटल से ज्यादा आता है तो रिजल्टिंग बैलेंस जो आपका निकल के आता है वो फेवरेबल होता है, फेवरेबल, नॉर्मल बैलेंस। तो इसका जवाब क्या है, कैश बुक का बैलेंस है 1,000 रुपए फेवरेबल। बस ये जवाब हो गया, ढूंढ लो कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस। अच्छा, कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस होने का मतलब कौन सा बैलेंस है, डेबिट। आई होप ये बात आपको पता होगी, कैश बुक में फेवरेबल बैलेंस मतलब डेबिट बैलेंस। तो आंसर हो गया 10,000 कैश बुक में डेबिट बैलेंस, ढूंढ लो। नहीं सॉरी, 10,000 नहीं, 1,000। तो कैश बुक में डेबिट बैलेंस फेवरेबल बैलेंस, तो ये रहा, पहले ही ऑप्शन दिख रहा है कैश बुक में डेबिट बैलेंस 1,000 रुपए का। तो इसका जवाब हो गया ए ऑप्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ो। क्वेश्चन 23, विच ऑफ दीज आइटम्स आर टेकन इनटू कंसिडरेशन फॉर प्रिपरेशन ऑफ एडजस्टेड कैश बुक। तो जब आप एडजस्टेड कैश बुक बनाते हो तो क्या डालते हो, ठीक है, इसी को आपकी किताबों में इसको अमेंडेड कैश बुक भी बोलता है वो, और इसके ऊपर तो मैंने एक सेपरेट वीडियो भी डाल रखी है अपने चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे। एनीवे, अमेंडेड कैश बुक का मतलब क्या होता है, मतलब अमेंडेड कैश बुक में क्या डालते हैं हम लोग, मिस्टेक्स इन कैश बुक, यही डालते हैं, मिस्टेक्स इन कैश बुक। ठीक है, मिस्टेक्स इन पासबुक, पासबुक में गलती है वो हम कैश एडजस्टेड कैश बुक में नहीं दिखाते, वो हम डायरेक्ट बीआरएस में दिखाते हैं। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट एंड चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, ये दोनों भी टाइमिंग डिफरेंस है, ये दोनों भी टाइमिंग डिफरेंस है, और टाइमिंग डिफरेंस भी हम लोग एडजस्टेड कैश बुक में नहीं दिखाते। तो एक ही चीज दिखाएंगे, मिस्टेक्स इन कैश बुक। तो इसका जवाब हो गया ए। चलो क्वेश्चन नंबर 24, कह रहे विच आर द मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन प्रिस्क्राइब्ड बाय द इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स लॉ के अंदर, इंडिया के अंदर कौन सा मेथड प्रिस्क्राइब्ड है? तो ये मैं बता चुका हूं, मोस्टली डब्ल्यूडीबी मेथड चलता है उसमें, कभी कभी एसएलएम भी चलता है, बस ये दोनों मेथड चलते हैं। तो ए ऑप्शन में स्ट्रेट लाइन मेथड लिखा है लेकिन एन्युटी मेथड लिखा है, तो इसकी वजह से ये गलत हो गया। बी में सिंकिंग फंड मेथड लिखा है, इसकी वजह से ये गलत हो गया। सी में लिखा है इक्वल इंस्टॉलमेंट एंड डब्ल्यूडीबी मेथड। तो इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड क्या है, ये एसएलएम का ही तो दूसरा नाम है, एसएलएम का ही दूसरा नाम है इक्वल इंस्टॉलमेंट। तो इसका सही जवाब तो यही हो गया सी। ठीक है, डी पढ़ लो वैसी,
प्रोडक्शन आर एंड सम ऑफ ईयर्स डिजिट, तो ये दोनों में से तो कोई भी मेथड नहीं चलते इनकम टैक्स लॉ में। तो इसका सही जवाब है सी, इक्वल इंस्टॉलमेंट एंड WDV मेथड। चलो लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन भी बढ़िया क्वेश्चन है, इस पे भी एक स्टार लगा देता हूं। क्या कह रहा है? वो कह रहा है आपसे, विजय ट्रेडर्स परचेस्ड कार ऑन 1 अप्रैल 2008 फॉर ₹3 लाख। तो 1 अप्रैल को एक कार परचेज करी 3 लाख की। दे आर चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑन WDV मेथड, हम WDV मेथड पे डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। ऑन 31 मार्च 2009 दे सोल्ड द कार फॉर ₹1,65,000 एंड इनकर्ड अ लॉस ऑफ ₹75,000। 31 मार्च को हमने एक कार बेच दी 1,65,000 रुपए की, एक लॉस पे बेची 75,000 के। वो कह रहे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन पर एनम कितना है। चलो तो इसके लिए एक वही कार अकाउंट बना लो, एक रफ रफ सा। तो कह रहा है 1 अप्रैल को हमने कार परचेज करी टू बैंक 3 लाख की, ठीक है जी। अच्छा, एक अप्रैल को हमने कार पर खरीदी 3 लाख रुपए की। फिर कह रहा है हमने कार बेची 31 मार्च को, तो बाय बैंक 1,65,000 की, यही कार बेची। अच्छा, इसमें अकाउंट बनाने की भी जरूरत नहीं है वैसे तो, ओहो हो, इसमें तो अकाउंट बनाने की भी जरूरत नहीं है, बट चलो बना लिया तो कोई दिक्कत नहीं, दिखाई देता हूं। ये हमने लॉस में बेची, ये हमने लॉस में बेची, कितने रुपए के लॉस में बेची? 75,000। अच्छा, जब कार बेच दी हमने तो जाहिर सी बात है क्लोजिंग बैलेंस तो कुछ नहीं बचा होगा, क्योंकि पूरी कार हमने एक कार खरीदी और उसको बेच दिया, तो क्लोजिंग बैलेंस तो 0 हो गया, नील हो गया। तो बताओ आपने डेप्रीसिएशन कितना चार्ज किया? डेप्रीसिएशन कितना चार्ज किया बैलेंसिंग फिगर में देख लो, तो 3 लाख टोटल आ रहा है। तो चेक कर लो कि आपने डेप्रीसिएशन कितना चार्ज किया। तो पिछले क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले हमने ऐसे ही किया था, जिसमें बैलेंसिंग फिगर हमने डेप्रीसिएशन की निकाली थी। तो वही काम किया कि मैंने पहले देख लिया कि मैंने इसका मतलब डेप्रीसिएशन कितना चार्ज किया, 60,000 रुपीज का। अच्छा, अब ये डेप्रीसिएशन मैंने कितने महीनों के लिए चार्ज किया होगा, क्या आप ये बता सकते हो? 1 अप्रैल को मैंने एसेट खरीदा था, कार खरीदी थी, और 31 मार्च को मैंने कार बेची, यानी इसका मतलब मैंने ये कार पूरे साल चलाई 12 महीने। तो मैंने डेप्रिसिएशन इसका मतलब कितने महीनों के लिए चार्ज किया होगा? 12 महीनों के लिए। तो इसका मतलब 60,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज किया मैंने 3 लाख की कॉस्ट पे, ठीक है, और पूरे महीने के लिए किया 12/12। तो इसका परसेंटेज कितना आ गया, बस ये परसेंटेज निकाल लो। ये आ रहा है 20%। तो देखो इसका आंसर तो आ गया 20%, ये रहा सी ऑप्शन। लेकिन मैं आपसे बोलता हूं, मानो ऐसी जस्ट आपको समझाने के लिए कि क्वेश्चन में मैं ये बोलता कि 12 नहीं 9 महीनों के लिए चार्ज किया डेप्रिसिएशन, फिर आप रेट पर एनम कैसे निकालते? ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, आप पर एनम रेट कैसे निकालते? ठीक है, तो आप बोलते देखो भाई 60,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज किया 3 लाख रुपए पे, लेकिन कितने महीनों के लिए किया? 9 महीनों के लिए किया। कितने महीनों के लिए किया? 9। यहां मैं इसको ऐसे बता देता हूं, ये 60,000 का जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया, अगर 9 महीना होता, क्वेश्चन में 9 महीने भी हो सकता है, तो अगर ये डेप्रिसिएशन 60,000 का मैं बोलता 9 महीनों के लिए है, तो यूनिटरी मैथ्स लगा के देयरफॉर आप वैसे निकाल सकते हो, तो 12 महीने का कितना होगा? तो बहुत सिंपल है, अगर 60,000 का डेप्रिसिएशन 9 मंथ्स का है, तो 12 महीने का कितना? निकाल लो कितना आ रहा है ये। तो यार है 80,000। 80,000। तो इसका मतलब देयरफॉर रेट पर एनम कितना होगा? 80,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख इंटू 100। तो कितना आ रहा है? हो सकता है पॉइंट्स में आ जाए,
थोड़ा सा पॉइंट्स में आ रहा है 26.67%। तो ये मेरा रेट हो जाता पर एनम। अब इसको वेरीफाई करा दूं, इसको वेरीफाई भी करा देता हूं, बहुत सिंपल है। अब मैं बोल रहा हूं कॉस्ट है, कितनी कॉस्ट थी? 3 लाख की कॉस्ट है, 3 लाख की। क्वेश्चन देखो, डेप्रिसिएशन का रेट मैंने बोल दिया 26.67% पर एनम। मैंने बोल दिया डेप्रिसिएशन निकालो फॉर 9 मंथ्स। तो आप रिवर्स कैलकुलेशन करके वेरीफाई भी कर लो। तो 3 लाख की कॉस्ट है, 26.67% अप्रोक्सीमेटली परसेंटेज मतलब है पर एनम, और ये 9 महीने के लिए आपको निकालना है। तो निकालो ये जरा। एग्जैक्ट नहीं आएगा क्योंकि मैंने राउंड ऑफ कर रखा है, इंटू 9/12। तो देखो ये आ रहा है अराउंड 60,000, अप्रोक्सीमेटली 60,000 आ रहा है ना। पॉइंट्स में चलो एग्जैक्ट आ रहा है 007.5 करके आ रहा है, बट मैं इसको अप्रोक्सीमेटली कहता हूं 60,000। तो देखो ये आया था 60,000, ठीक है। तो इस सवाल में तो सिंपल था क्योंकि आपको 12 महीने का ही डेप्रिसिएशन मतलब निकालना था। लेकिन क्वेश्चन में अगर मैं यही कार 9 महीने बाद बेच देता तो आपकी डेप्रिसिएशन जो निकलती वो 9 महीने की निकलती। यहां जो आपका बैलेंसिंग फिगर निकलता वो 9 महीने का निकलता। आपको रेट निकालना है पर एनम, तो आपको इसको पर एनम रेट निकालना पड़ता। तो ये मैंने आपको बताया कि अगर इस केस में 9 महीने का डेप्रिसिएशन होता तो आप पर एनम रेट कैसे निकालते, ऐसे निकालते, ठीक है। तो ये आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो बस ये आपका बच्चों टेस्ट था। तो वैसे देखो मैंने देखा, मैं अपना वीडियो देख रहा हूं, मेरा कितना लंबा वीडियो हो गया, तो अभी 55 मिनट के आसपास की वीडियो हुई है। तो मैंने जब आपको इतना समझाया, मैंने आपको इतना समझा के कराया कि क्वेश्चन, तब भी 55 मिनट में लेस देन 1 घंटे में हो गया। तो आप अपने आप से टेस्ट करोगे तो आपका कितना टाइम लगना चाहिए? मुझे तो नहीं लगता 40 मिनट से 45 मिनट से ज्यादा लगेंगे। इतना जब समझा के मैंने कराया तब भी 1 घंटे से कम में हो गया। तो जब आप वैसे अटेम्प्ट करोगे तो 1 घंटे से कम में हो ही जाना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता आपको टाइम की इतनी कभी दिक्कत आएगी। आपको फोकस करना है अपनी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे, ठीक है जी। तो आई होप ये प्रैक्टिस टेस्ट पेपर का डिस्कशन आपको हेल्पफुल लगा होगा। इसमें आपको कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी नजर आए होंगे और आपको पता लग गया होगा कि कैसे आपको कॉन्सेप्ट टेस्ट किया जा सकता है आपके एमसीक्यू में, ठीक है। चलिए, तो मुझे अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, हंसी खुशी रहिए, एक दूसरे की मदद करते रहिए और पॉजिटिव माइंडसेट से पढ़ाई करते रहिए। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगा बहुत जल्दी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।